साल 1889 की बात है, जब एक रात अमेरिकी एस्ट्रोनॉमर एडवर्ड बर्नार्ड ब्रह्मांड में मौजूद तारों की फोटोग्राफी कर रहे थे। और फिर वो एक ऐसी जगह की फोटो खींचते हैं जो कि हमारी धरती से 500 लाइट ईयर दूर थी। लेकिन जब इन्होंने उस फोटो को देखा तो वो लगभग खाली थी, जबकि इसके पहले वो ब्रह्मांड की बहुत सारी फोटोज ले चुके थे। लेकिन ये पहला मौका था जिसने उन्हें हैरान किया था, क्योंकि उस फोटो में उन्हें तारों के बीच में बहुत ज्यादा जगह खाली दिख रही थी। और यही चीज उन्हें परेशान कर रही थी, क्योंकि जब उन्होंने उस जगह की लंबाई का अंदाजा लगाया तो वो लगभग हाफ लाइट ईयर के आसपास थी, जो कि इतनी दूरी पर थी कि लाइट को भी पूरी लंबाई को तय करने में लगभग 180 दिन लग जाते हैं। और अगर हम आसमान में तारों को देखें तो हमें कोई भी ऐसी जगह नहीं मिलेगी जो कि खाली हो, क्योंकि एक निश्चित दूरी पर हमें तारे दिखते रहेंगे। लेकिन एडवर्ड बर्नार्ड उस फोटो में देख रहे थे कि जैसे किसी ने उस जगह के बहुत बड़े हिस्से को निगल लिया हो, और इसलिए वो जगह खाली और अंधेरी दिख रही थी। और जब इस फोटो को 1927 में पब्लिश कराया जाता है, तब दुनिया पहली बार यूनिवर्स में मौजूद एक खाली और अंधेरी जगह को देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है। और उनके भी मन में वही सवाल उठता है कि आखिर ब्रह्मांड का इतना बड़ा हिस्सा खाली कैसे हो सकता है। लेकिन कुछ सालों के बाद इस रहस्य का राज खुल जाता है और वैज्ञानिकों को पता चलता है कि जो खाली जगह वो देख रहे हैं, दरअसल वो एक धूल और गैस से भरी हुई जगह थी, जो कि अपने पीछे छुपे हुए तारों की लाइट को बाहर नहीं आने दे रही थी, जिसकी वजह से वो खाली जगह दिखाई दे रही थी। और फिर उस जगह का नाम एडवर्ड बार्नार्ड के नाम पे बार्नार्ड 26 रख दिया जाता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर ये धूल और गैस ब्रह्मांड में क्या कर रहे हैं, और आखिर ये कहां से आए हैं? तो इसका जवाब ये है कि ये डस्ट और गैस ब्रह्मांड में पहले से मौजूद थे, जिसे इंटरस्टेलर डस्ट कहा जाता है। और यही डस्ट और गैस सभी तारों के बीच में मौजूद है, जिसे हम इंटरस्टेलर मीडियम कहते हैं। और आज इन्फिनिटी स्ट्रीम पर इस डॉक्यूमेंट्री में हम इंटरस्टेलर मीडियम के बारे में जानेंगे, और साथ में ये भी जानेंगे कि कैसे इस इंटरस्टेलर मीडियम ने हमारे ब्रह्मांड को बनाने में मदद की। इसलिए इस डॉक्यूमेंट्री को अंत तक जरूर देखें। तो अगर इंटरस्टेलर मीडियम की हम बात करें तो ये दो तारों के बीच में मौजूद गैस और डस्ट पार्टिकल को कहते हैं। और यही डस्ट और गैस हमारे यूनिवर्स को बनाने में मदद करते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे यूनिवर्स में हर जगह तारे मौजूद हैं, तो इसलिए उनके बीच में भी बहुत सारी गैस मौजूद होती है। और यही गैस और डस्ट गैलेक्सी के जन्मदाता बने, और इसी गैस की वजह से ब्रह्मांड में तारे और ग्रह बन पाए। अगर मीडियम की बात की जाए तो इनके द्वारा हम ब्रह्मांड की बहुत सी जानकारियों को इकट्ठा कर पाते हैं और ब्रह्मांड में बनते हुए तारों को देख पाते हैं। और इन्हीं मीडियम की वजह से हम सुरक्षित हो पाते हैं, क्योंकि जैसे हमारे वातावरण में मौजूद गैस आने वाले रेडिएशन और उल्का पिंडों से हमें बचाते हैं, वैसे ही ये इंटरस्टेलर मीडियम मौजूद गैस हमारे सोलर सिस्टम की रक्षा करते हैं। और जब हमारी सभी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही है, इसके बाद भी ये इंटरस्टेलर मीडियम इनको आपस में जोड़कर रखता है। यहाँ तक कि ये गैस और डस्ट पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पर लगातार घूमते रहते हैं। और जब जब कभी कोई जगह खाली होने वाली होती है तो ये उस जगह को भर देते हैं और वहां पर नए तारों को बनाते हैं। तो आगे जाकर वैज्ञानिकों ने कॉस्मिक वेब का स्ट्रक्चर तैयार किया ताकि वो डार्क मैटर का एक ग्राफ बना सके। तो उन्होंने देखा कि इंटरस्टेलर मीडियम में मौजूद गैसेस ने अपने लिए डार्क मैटर के सहारे बहुत सारे रास्ते तैयार कर लिए हैं, जहां से वो एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में गैस का आदान प्रदान करते रहते हैं। वैज्ञानिक ये देखकर सोचते हैं कि आखिर कैसे डार्क मैटर और इंटरस्टेलर मीडियम मिलकर के हर समय ब्रह्मांड के लिए काम करते हैं। और जब गैलेक्सी डार्क एनर्जी की वजह से दूर हो जाती है, तब यही डस्ट उन खाली जगहों पर नए गैलेक्सीज का निर्माण करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ब्रह्मांड में ये गैस और डस्ट आए कैसे? तो इसकी शुरुआत होती है आज से 13 मिलियन साल पहले, जब हमारा ब्रह्मांड बिग बैंग विस्फोट से पैदा हुआ और धीरे धीरे फैलने लगा। लेकिन उस दौरान सिर्फ रेडिएशन ही था जो बिग बैंग के दौरान पैदा हुआ था। और जब वो रेडिएशन करोड़ों सालों के बाद थोड़ा ठंडा हुआ, तब जाकर लाइट के चक्कर से
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बने और उसी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से ब्रह्मांड का पहला एटम बना, जिसे हम हाइड्रोजन कहते हैं। और यही हाइड्रोजन आगे चलकर ब्रह्मांड का सबसे पहला इंटरस्टेलर मीडियम बना। और जब हाइड्रोजन बना तो ग्रेविटी की वजह से ये एक जगह इकट्ठा होने लगा, और जब ये एक जगह पर काफी मात्रा में इकट्ठा हो गए तो इन्होंने ब्रह्मांड का पहला तारा बनाया, जो बहुत ही विशाल था और उसका आकार भी हमारे तारों से लाखों गुना बड़ा था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस समय जब हाइड्रोजन बने तो कम जगह में ही हाइड्रोजन काफी ज्यादा मात्रा में थे, जिसकी वजह से ग्रेविटी का मान बहुत ज्यादा था और इसी वजह से एक जगह पर ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन इकट्ठा हो रही थी। इस वजह से जो तारा बना उसका मास बहुत ज्यादा था और मास ज्यादा होने की वजह से उसके ऊपर ग्रेविटी का मान बढ़ने लगा, जिस रीजन से वो तारा अपने सेंटर की तरफ कोलैप्स हो जाता है और एक सुपरनोवा विस्फोट होता है। उन्हीं सुपरनोवा की वजह से ब्रह्मांड में हर तरफ हाइड्रोजन गैस फिर से फैल जाती है और यही हाइड्रोजन गैस यूनिवर्स का पहला इंटरस्टेलर गैस बनता है और यही इंटरस्टेलर गैस सभी तारों के चारों तरफ फैल जाती है, जो कि ब्रह्मांड की पहली इंटरस्टेलर मीडियम बनती है। लेकिन जब उस समय हाइड्रोजन पैदा हुई तब उसी दौरान कुछ आयनाइज्ड हाइड्रोजन भी पैदा हुए, क्योंकि जब हाइड्रोजन से तारे बन रहे थे तो उस समय टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से बहुत से इलेक्ट्रॉन ने अपने हाइड्रोजन का ऑर्बिट छोड़ दिया, जिसकी वजह से वो हाइड्रोजन आयनाइज्ड हो गया, जिसे हम आयनाइज्ड हाइड्रोजन कहते हैं। और वही आयनाइज्ड हाइड्रोजन हर तरफ फैल गया। जब वैज्ञानिकों ने इंटरस्टेलर मीडियम में हाइड्रोजन की डेंसिटी को मापा तो उन्होंने पाया कि स्पेस के हर 1 सेंटीमीटर क्यूब में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन एटम मौजूद था, जो कि हमारे वातावरण की डेंसिटी से बहुत ही कम था। और इसी का फायदा इंटरस्टेलर मीडियम को मिला, क्योंकि हाइड्रोजन और आयनाइज्ड हाइड्रोजन ही ब्रह्मांड की हर जगह पर विशाल बादल बनाते थे और यही नए तारों को बनाने में भी मदद करते थे। और ये गैस जहां पर इकट्ठा होती है वहां पर ये लाइट को सोख लेते थे, जिसकी वजह से वहां से लाइट नहीं निकल पाती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा बार्नर्ड 26 है, जो कि एक विशाल डार्क क्लाउड है। वहां पर भी ऐसे ही गैसेस भरी हुई है, जिसकी वजह से लाइट उसी में फंसकर रह जाती है और वहां पर एकदम अंधेरा छा जाता है। लेकिन इसी हाइड्रोजन और आयनाइज्ड हाइड्रोजन की वजह से ही हम उन बादलों के उस पार देख पाते हैं, क्योंकि जब वैज्ञानिक डार्क क्लाउड बार्नर्ड 26 पर रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि वहां से कुछ रेडियो वेव्स आ रही है और यही चीज उन्हें हैरान कर रही थी, क्योंकि जो रेडियो वेव्स आ रही थी उनकी लंबाई 21 सेंटीमीटर की थी और इस वजह से उसकी ऊर्जा कम थी और उन्हें सिर्फ रेडियो एंटीना से ही डिटेक्ट किया जा सकता था। जब वैज्ञानिकों के हाथ ये रेडियो वेव लगता है तब उन्हें बार्नर्ड 26 की गुत्थी सुलझती हुई दिखाई देती है, क्योंकि इस लंबाई की रेडियो वेव सिर्फ हाइड्रोजन के द्वारा निकलती है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि एक हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और जब ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट स्पिन करते हैं तब ये कभी कभी एकदम कम ऊर्जा वाली रेडियो वेव पैदा करते हैं और इसी रेडियो वेव को वैज्ञानिक देखकर समझ जाते हैं कि वो डार्क क्लाउड एक हाइड्रोजन गैस के बादल से बने हैं, जिसकी वजह से उसके पीछे छुपे हुए तारे उन्हें दिखाई नहीं देते। लेकिन इस रेडियो वेव ने बार्नर्ड 26 की काफी हद तक जानकारी दी। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम ये थी कि आखिर बादल के अंदर की चीजों को कैसे देखा जाए, क्योंकि वैज्ञानिक ये जानते थे कि जहां पर हाइड्रोजन होगी वहां पर तारे बनते रहते हैं। इसलिए वैज्ञानिक उस बादल के अंदर झांकना चाह रहे थे जिसमें उनकी मदद आयनाइज्ड हाइड्रोजन करता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बनती है और जब कभी इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलती है तब वो हाइड्रोजन के ऑर्बिट को छोड़कर बाहर चला जाता है और उस समय वो बहुत ज्यादा एनर्जी वाली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन निकालता है। और इस रेडिएशन की खास बात ये होती है कि इनकी ऊर्जा ज्यादा होने की वजह से ये गैस बादलों के द्वारा अब्सॉर्ब नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ये हमारी धरती तक आते हैं और इस वजह से वैज्ञानिक इन अल्ट्रा वायलेट रेस को डिटेक्ट कर पाते हैं और उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर पाते हैं। लेकिन कुछ वक्त के बाद वैज्ञानिकों के हाथ ऐसा कुछ लगा जिसने इंटरस्टेलर मीडियम को साफ साफ देखने का रास्ता खोल दिया था और वो इंफ्रारेड रेडिएशन था। क्योंकि वैज्ञानिक ये तो जानते ही थे कि गैस के बादलों के बीच में बहुत सारे तारे हो सकते हैं, लेकिन वहां से लाइट सीधे हमारे पास नहीं आ रही थी।
पर जो रेडिएशन तारों से निकलते थे वो जाकर हाइड्रोजन गैस से टकराते थे, जिसको हाइड्रोजन गैस सोख लेता था और फिर एक कम ऊर्जा वाली रेडिएशन को पैदा करता था, जिसका कलर एकदम लाल होता था। और वो रेडिएशन सीधे हमारी धरती तक आती थी, जिसे थर्मल रेडिएशन भी कहा जाता है। और यही रेडिएशन वैज्ञानिकों को बादलों में छुपे हुए तारों को दिखाती थी। पहली बार वैज्ञानिकों ने देखा कि वहां पर कई सारे नए तारे बन रहे थे और कुछ तो ऐसे थे जो महज कुछ हजार साल पुराने थे। ये ऐसा ही है जैसे अगर आप किसी गर्म ऑब्जेक्ट को रात में इंफ्रारेड कैमरा से देखें तो वो आपको दूर से भी दिखाई देगा, क्योंकि वो हर समय थर्मल रेडिएशन एमिट करता रहता है। और एकदम ऐसा ही इंटरस्टेलर मीडियम के साथ भी है, क्योंकि जहां पर ये बादल ज्यादा होंगे वहां से भी ऐसे ही थर्मल रेडिएशन निकलते हैं, जिसकी वजह से हम उसमें छुपे हुए तारों को देख पाते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे इंटरस्टेलर मीडियम की वजह से हर तरफ आकाश गंगा और तारों का निर्माण हो रहा है। और जिस इंटरस्टेलर मीडियम की हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ हाइड्रोजन के द्वारा ही नहीं बना है, बल्कि इस मीडियम में कई तरह के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। क्योंकि जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था तब उस समय सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम जैसी ही गैसेस मौजूद थी, लेकिन वक्त के साथ साथ और भी नए एटम और गैस बनते गए। धीरे धीरे अमोनिया जैसे मॉलिक्यूल्स बने और कार्बन के जटिल स्ट्रक्चर भी बने, और फिर इनके द्वारा ब्रह्मांड में छोटे छोटे धूल के कण भी बने, जिसका साइज 10 से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच में था, जो कि अपने आप में बहुत ही छोटा था। लेकिन इसका आकार एकदम अनार के दाने की तरह था। जैसे किसी अनार के दाने को हम देखें तो उसके सीड के चारों तरफ रस का गुच्छा जमा होता है, और वैसी ही हमारी इंटरस्टेलर डस्ट है, जिनके चारों तरफ पानी और मीथेन गैस होती है। और यही चीज सबसे खास थी, क्योंकि बहुत से वैज्ञानिक ये मानते हैं कि पानी का जन्म सबसे पहले इंटरस्टेलर मीडियम में हुआ, और फिर उसके बाद यही डस्ट जिस प्लैनेट पर गई वहां पर पानी का अस्तित्व आया। और कुछ तो ये भी मानते हैं कि बहुत से उल्का पिंड इन्हीं डस्ट से मिलकर बने थे, और जब हमारी धरती बन रही थी तब उस दौरान बहुत से उल्का पिंड हमारी धरती पर गिरे, जिसकी वजह से हमारी धरती पर पानी आया और जीवन पनप पाया। और अगर हम कॉस्मिक रेज की बात करें तो वो भी हमारे इंटरस्टेलर मीडियम का हिस्सा है, क्योंकि ये भी लगातार एक सोलर सिस्टम से दूसरे सोलर सिस्टम में ट्रैवल करती रहती है और हमारे यूनिवर्स में काफी प्रभाव डालती है। और अगर कॉस्मिक रेज की बात करें तो इसकी खोज 1911 में विक्टर फ्रांस हेस के द्वारा की गई थी। लेकिन कॉस्मिक रेज नाम ऐसा है कि लोगों को सुनकर लगता है कि ये कोई रेज होगी, लेकिन कॉस्मिक रेज भी इंटरस्टेलर मीडियम में मौजूद पार्टिकल और गैसेस ही हैं। जो वैज्ञानिकों ने इनकी गणना की तो पाया कि 90% कॉस्मिक रेज का हिस्सा हाइड्रोजन गैस होती है और 10% हीलियम गैस होती है, और मात्र 1% ही इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन होते हैं। तो ज्यादातर कॉस्मिक रेज हमारी सूरज से आती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे सूरज की सतह प्लाज्मा से बनी हुई है, जिसकी वजह से सूरज वक्त वक्त पर प्लाज्मा का तूफान पैदा करता है, जिसकी वजह से बहुत से आयनाइज्ड पार्टिकल और गैसेस हमारी धरती की तरफ आती है, और उनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि जब वो हमारे वातावरण से टकराते हैं तब गामा रेडिएशन को जन्म देते हैं। और जब यही पार्टिकल हमारी धरती के साउथ और नॉर्थ पोल से टकराते हैं तब ऑरोरा जैसी घटनाएं भी होती हैं। और बहुत से कॉस्मिक रेज जैसे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन सुपरनोवा एक्सप्लोजन से पैदा होते हैं और इंटरस्टेलर मीडियम में ट्रैवल करते रहते हैं। और जब ये वहां पर मौजूद पार्टिकल से टकराते हैं तो बहुत ज्यादा गामा रेडिएशन पैदा करते हैं। और इन्हीं कॉस्मिक रेज की वजह से एस्ट्रोनॉट को स्पेस ट्रैवल करने में भी काफी सारी दिक्कतें आती हैं, और यहाँ तक कि स्पेस रॉकेट और उनके स्पेस शूट को भी ये बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमारा इंटरस्टेलर मीडियम सिर्फ गैसेस से नहीं बल्कि बहुत से कॉस्मिक रेज से भरा पड़ा है। लेकिन हमारे इंटरस्टेलर मीडियम में गैस और कॉस्मिक रेज के साथ बहुत सारे मेटल्स भी मौजूद है। लेकिन सोचने की बात यह है कि आखिर ये मेटल इंटरस्टेलर मीडियम में आए कहां से और कैसे। तो इसका जवाब है कि जैसे हम प्लास्टिक को बार बार रिसाइकिल करते हैं, वैसे ही हमारा इंटरस्टेलर मीडियम भी खुद को बार बार रिसाइकिल करता है, और उन्हीं रिसाइकलिंग की वजह से हमारे यूनिवर्स में ये मेटल्स आ पाए। अब इसको अगर हम शुरू से समझें तो जब बिग बैंग हुआ तो हमारे ब्रह्मांड में हर तरफ हाइड्रोजन गैस फैली हुई थी, जो हमारे ब्रह्मांड का पहला इंटरस्टेलर मीडियम बना।
फिर उसके बाद उन्हीं गैसेस ने मिलकर के तारे बनाए, जो कि बाद में फिर विस्फोट हुआ। तब दूसरी बार हमारे इंटरस्टेलर मीडियम में हाइड्रोजन के साथ साथ हीलियम भी थी, और फिर उसके बाद इन एटम ने मिलकर के बहुत बड़े आकार के तारों का निर्माण किया, जिसकी वजह से उनके कोर में आयरन जैसे हैवी मेटल बन पाए। और कुछ टाइम के बाद फिर से टाइप 2 सुपरनोवा विस्फोट हुआ, जो कि एक सुपरनोवा से कई गुना बड़ा होता है, जिसकी वजह से गैस और डस्ट फिर से चारों तरफ फैल गए, और उन्हीं की वजह से कोर के अंदर मौजूद मेटल भी यूनिवर्स में फैलने लगे। तो इस तरह से ये रिसाइकल प्रोसेस करोड़ों सालों से चलता आ रहा है, और जितनी बार ये रिसाइकलिंग प्रोसेस पुराना होता जाएगा, उतना ही ज्यादा इंटरस्टेलर मीडियम में मौजूद गैस और डस्ट के केमिकल स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे। इन्हीं कॉम्प्लेक्स कॉम्पोजिशन की वजह से ऑक्सीजन और सिलिकॉन जैसे एटम बन पाए। अगर आज ये मेटल हमारे प्लैनेट पर मौजूद है, तो कहीं ना कहीं इसमें यूनिवर्स रिसाइकल प्रोसेस का बहुत बड़ा योगदान है। और अगर आज हम वर्तमान खोज की बात करें, तो ये हमें इशारा करते हैं कि अभी भी बहुत से ऐसे पार्टिकल्स को खोजा जाना बाकी है, जो कि इंटरस्टेलर मीडियम का हिस्सा हो सकते हैं। और उसमें सबसे पहला नाम न्यूट्रिनो का है, क्योंकि न्यूट्रिनो का जन्म तारों और सुपरनोवा जैसी घटनाओं से होता है, और ये हर समय हमारे ब्रह्मांड के हर कोने में घूमते रहते हैं। ये अपने आप में बहुत ही छोटे होते हैं, और कुछ सालों पहले तक इसे मास लेस माना जाता था। लेकिन 2015 में जापानी साइंटिस्ट टेकाकाई काजिता को नोबेल प्राइज दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने बताया कि न्यूट्रिनो के अंदर मास होता है, और इस वजह से हम इसे इंटरस्टेलर मीडियम का नया मेहमान कह सकते हैं, जो हर समय इंटरस्टेलर मीडियम में ट्रैवल करता रहता है। और इंटरस्टेलर मीडियम का दूसरा नया मेहमान डार्क मैटर भी हो सकता है, लेकिन अभी तक वैज्ञानिक उसके बारे में कोई भी जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाए हैं, क्योंकि वो ना तो लाइट से कोई संपर्क करता है और ना ही कोई लाइट एमिट करता है। लेकिन वैज्ञानिक ये मानते हैं कि डार्क मैटर किसी पार्टिकल से बना है, जो कि बहुत भारी है और अदृश्य है, इसलिए आज नहीं तो कल हम उसे ढूंढ ही लेंगे। तो अभी तक हमने इंटरस्टेलर में मौजूद गैस और पार्टिकल के बारे में जाना, और साथ में ये भी जाना कि इन्हीं की बदौलत हमारे तारे और आकाश गंगा बन पाए। लेकिन अब हम जानेंगे कि आखिर कैसे इन गैसेस की वजह से हमारे सोलर सिस्टम बच पाए, और उसी की वजह से हमारी धरती पर जीवन पनप पाया। लेकिन उसको जानने से पहले अगर हम एक सवाल पूछें कि आखिर हमारी धरती क्या है, यानी कि इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो ज्यादातर लोग इसका जवाब देंगे कि हमारी धरती पानी और मिट्टी से बना हुआ एक गोला है, जो कि सूरज का चक्कर लगाता है। लेकिन ये जवाब पूरे तरीके से सही नहीं है, क्योंकि हमारी धरती सिर्फ पानी और मिट्टी से ही नहीं, बल्कि हमारे वातावरण के साथ साउथ और नॉर्थ पोल पर मौजूद मैग्नेटिक फील्ड से भी बनी है। यानी कि अगर कोई धरती की व्याख्या करे, तो वो मैग्नेटिक फील्ड और वातावरण के बिना धरती को पूरा नहीं कह सकता, क्योंकि यही वातावरण और मैग्नेटिक फील्ड ही आने वाले खतरनाक कॉस्मिक रेस और उल्का पिंडों से हमारी रक्षा करती है। और ऐसा ही कुछ हमारे सूरज के साथ भी है। लेकिन अब आप सोचेंगे, सूरज का भी वातावरण कैसा हो सकता है? तो इसका जवाब ये है कि सूरज का अपना कोई वातावरण नहीं है, बल्कि उसके पास गैस और डस्ट से बना हुआ सुरक्षा कवच है, जिसे हेलियोस्फीयर कहा जाता है। और ये हेलियोस्फीयर हमारी धरती सहित सोलर सिस्टम में मौजूद सभी प्लैनेट की रक्षा करता है। इसकी भी शुरुआत हमारे इंटरस्टेलर मीडियम की वजह से ही हुई है, क्योंकि जब हमारा सूरज बन रहा था, तो उस दौरान उसमें प्लाज्मा की बहुत ज्यादा उथल पुथल थी, जिसकी वजह से प्लाज्मा में मौजूद बहुत से आयनिक पार्टिकल और गैसेस सूरज में चारों तरफ बिखर गए। और बिखरने के बाद इसने कुछ दूरी पर जाकर गैस का एक लेयर बना लिया, और वो इतना ठोस था कि बाहर से आने वाले गैस और धूल उसके अंदर नहीं आ पा रहे थे। और हमारे सूरज की सबसे खास बात ये थी कि ये हमेशा हेलियोस्फीयर को बनाए रखता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी सूरज पर प्लाज्मा की वजह से तूफान उठता है, तब सूरज से निकले हुए आयनिक पार्टिकल सूरज की सतह से निकलकर कुछ दूरी तक जाते हैं और वापस आ जाते हैं, क्योंकि सूरज का भी हमारी धरती की तरह मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी वजह से आयनिक पार्टिकल बाहर निकल नहीं पाते हैं। लेकिन जिस पोल से मैग्नेटिक फ्लक्स बाहर निकलते हैं और अंदर आते हैं, वहां पर मैग्नेटिक लाइन बहुत सीधी होती है, जिसकी वजह से कुछ पार्टिकल को बाहर निकलने का मौका मिलता है। और ये ऐसा ही है जैसे आप घर में रखे हुए मैग्नेट के ऊपर लोहे का चूरा डालेंगे, तो आपको वो चूरा मैग्नेटिक लाइंस के हिसाब से बनता हुआ दिखाई देगा।
और जब आप ध्यान से देखेंगे तो उसके नॉर्थ और साउथ पोल पर जो आयन पार्टिकल होंगे वो सीधी रेखा में बने होते हैं। और ऐसा ही हमारे सूरज के साथ भी होता है, क्योंकि जब पार्टिकल सूरज के दोनों पोल से निकलना चाहते हैं तब उस जगह पर पार्टिकल बहुत तेजी से सीधा रास्ता तय करते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी कुछ पार्टिकल सूरज के मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल जाते हैं और सूरज से दूर जाने लगते हैं और फिर जाकर ये हेलियोस्फीयर में जमा होने लगते हैं, जिसकी वजह से वो सुरक्षा कवच मजबूत होने लगता है। ये ऐसा ही है जैसे कि एक तालाब में कोई लगातार बूंदे गिराता रहे तो उस तालाब के किनारे पर एक पानी की बाउंड्री बन जाती है और जब बूंदें गिरती रहेंगी तब तक ये तालाब का घेरा बना रहेगा। और ऐसा ही कुछ हमारे सूरज के साथ भी है, क्योंकि सूरज भी लगातार आयनिक पार्टिकल और गैस निकालता रहता है, जिसकी वजह से हेलियोस्फीयर बना हुआ है। अब अगर बात की जाए हेलियोस्फीयर की तो ये हमारे सूरज से लगभग 120 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर है, यानी कि ये दूरी हमारी धरती से सूरज की दूरी का 120 गुना है। क्योंकि हमारी धरती की दूरी खुद सूरज से सिर्फ एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, जिसे वैज्ञानिक 1 AU बोलते हैं, तो हेलियोस्फीयर की दूरी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये हमारे नेपट्यून ग्रह से भी 4 गुना ज्यादा दूरी पर है। क्योंकि हमारा नेपट्यून खुद ही सूरज से 30 AU की दूरी पर है, इसलिए ये हेलियोस्फीयर इंटरस्टेलर मीडियम से भी हमारी रक्षा कर पाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि यूनिवर्स में हर तरफ इंटरस्टेलर गैस और डस्ट मौजूद है, और जब हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का चक्कर लगाता है तब यही हेलियोस्फीयर बाहरी गैस से हमारी रक्षा करता है, जिसकी वजह से बहुत कम गैस हमारे सोलर सिस्टम में आ पाती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जहां से इंटरस्टेलर मीडियम की बाउंड्री शुरू होती है वहां से ही हमारे सोलर सिस्टम की रक्षा भी होती है। और जब हेलियोस्फीयर मिल्की वे में घूमता है तब ये एक पानी की बूंद की तरह होता है, जिसके आगे का भाग एकदम स्फीयर की तरह होता है और पीछे का भाग एकदम पूंछ की तरह होता है। क्योंकि जब बाहरी गैस और डस्ट इससे टकराते हैं तब आगे के भाग पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, इसलिए उसके आगे का भाग थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है, जिसकी वजह से वो पूरा प्रेशर उस स्फीयर के पीछे वाले भाग पर लगता है और वो भाग एक पूंछ की तरह बन जाता है। तो देखा आपने कि कैसे इंटरस्टेलर मीडियम सभी तारों को एक सुरक्षा कवच भी देता है, जिसकी वजह से सभी तारे आराम से गैलेक्सी में आकाश गंगा में घूम पाते हैं। और इस हेलियोस्फीयर को हम ध्यान से देखें तो हमें एकदम इंटरस्टेलर में मौजूद डस्ट पार्टिकल की तरह लगता है। क्योंकि जैसे डस्ट पार्टिकल वाटर और मीथेन से घिरे होते हैं, वैसे ही ये सूरज भी डस्ट और गैस से घिरे होते हैं। यानी कि हम हेलियोस्फीयर को ब्रह्मांड का सबसे बड़ा डस्ट पार्टिकल कह सकते हैं। लेकिन हमने देखा कि कैसे इंटरस्टेलर मीडियम में छोटे डस्ट भी मौजूद थे, जो कि बर्फ और गैस से घिरे हुए थे। और ऐसा ही कुछ हमने उल्का पिंड में भी देखा, जो कि हर तरफ से बर्फ और गैसेस से ढका होता है और यूनिवर्स में ट्रैवल करता है। फिर हमने इनके विशाल रूप को देखा, जो कि इंटरस्टेलर मीडियम की सीमा को तय करते हैं और हमारे सोलर सिस्टम की रक्षा भी करते हैं, जिसे हम हेलियोस्फीयर भी कहते हैं। यानी कि ये बात तो साफ है कि इंटरस्टेलर मीडियम में मौजूद गैस और डस्ट सुरक्षा के लिए भी काम करते हैं, जिसकी वजह से तारे और गैलेक्सी बन पाते हैं। क्योंकि हाल ही में हुए रिसर्च में वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि जो तारे बनते हैं उनके पीछे भी इन्हीं इंटरस्टेलर मीडियम का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि वैज्ञानिकों ने देखा कि जहां पर बहुत ज्यादा हाइड्रोजन के क्लाउड जमा होते हैं, तब वहां पर ग्रेविटी की वजह से सभी गैसेस एक जगह पर आने लगती है, और जब वो गैसेस काफी डेंस होती है तब वो डिस्क का आकार ले लेती है, जिसकी वजह से उसके सेंटर में इतना दबाव पड़ता है कि वहां पर एक गैस का गोला बनने लगता है। और जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उसके चारों तरफ एक रिंग बना लेते हैं, और ये रिंग एकदम हमारे शनि ग्रह बेल्ट की तरह होती है, जो कि अपने ग्रह को चारों तरफ से ढक के रखती है। और जब तक वो तारा बनता रहता है तब तक वो गैस रिंग उसके चारों तरफ से रक्षा करती है। और ये स्थिति एकदम माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे की तरह है, क्योंकि जिस वक्त तारा बन रहा होता है उस वक्त वह डिस्क उसकी सुरक्षा में काफी मदद करता है। लेकिन अब जो वैज्ञानिकों ने पाया है वो इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है, क्योंकि वैज्ञानिकों को अब तक सबसे बड़ा इंटरस्टेलर बबल मिला है, जो कि लोकल बबल के नाम से जाना जाता है। क्योंकि अभी तक हमें यही लगता था कि इंटरस्टेलर मीडियम में हेलियोस्फीयर से बड़ा कोई भी बबल नहीं है। लेकिन हाल ही में हुई रिसर्च में पाया गया कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में महाविशाल बबल भी मौजूद है,
जिसने धरती पर जीवन को खत्म होने से बचाया था। तो इसकी शुरुआत होती है कैथरीन जकर के द्वारा, जो कि एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है और ये सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स में काम करती है, जिसे CFO भी बोला जाता है। तो कैथरीन और उनकी टीम ने ओरियन आर्म का 3D स्कैन करने का सोचा और ओरियन आर्म की लंबाई लगभग 10,000 लाइट ईयर थी। इसलिए कैथरीन ने इसके लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी के GAIA स्पेस ऑब्जर्वेटरी की मदद ली और फिर उन्होंने ओरियन आर्म का एक 3D मैप बनाया, जो कि सिर्फ 14 मिलियन साल पुराना था। और जब उन्होंने उस 3D मैप को देखा तो उन्हें दिखा कि ये तो एक बबल की तरह है, जिसका आकार गोल न होकर पीनट की तरह था। और उस बबल के किनारे पर ऐसे स्पॉट देखे गए जहाँ पर नए तारे बन रहे थे और बबल के किनारे सिर्फ हाइड्रोजन गैस से बने थे। पर जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी वो ये थी कि उसके अंदर कई सोलर सिस्टम भी मौजूद थे और उनमें हमारा सोलर सिस्टम भी था। यानी कि हमारा सोलर सिस्टम एक हेलियोस्फीयर के बाद बड़े से बबल के अंदर है। लेकिन सवाल ये था कि आखिर इंटरस्टेलर मीडियम में इतना बड़ा बबल कैसे बना। तो कैथरीन ने देखा कि उस बबल के अंदर लगभग 15 सुपरनोवा विस्फोट हुए थे और जिसकी वजह से इंटरस्टेलर मीडियम में इतना प्रेशर पैदा हुआ कि वहां पर जितनी गैस मौजूद थी सभी बहुत तेजी से बाहर की तरफ फैलने लगी और कुछ टाइम के बाद ही ये लोकल बबल में बदल गए और इस बबल की बाउंड्री 7 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से फैल रही थी। लेकिन वैज्ञानिक ये सोचकर हैरान थे कि आखिर हमारी धरती उस सुपरनोवा के बीच में रहकर कैसे बच गई, क्योंकि हमारी धरती पर जीवन लगभग 4 बिलियन साल पहले ही शुरू हो गया था और ये सुपरनोवा महज कुछ मिलियन सालों पहले हुआ था। तो इसके रेडिएशन से हमारी धरती खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन हम अभी भी जिंदा हैं और उनका हमारे ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ है। तो इसका जवाब ये था कि हमारा सोलर सिस्टम पहले आजाद था और मिल्की वे का चक्कर लगा रहा था, लेकिन फिर अचानक से घूमते घूमते इस बबल के अंदर आकर फंस गया। और जब हमारा सोलर सिस्टम इसके अंदर आया तो उसके पहले लगभग 13 सुपरनोवा विस्फोट हो चुके थे और जिस समय हमारा सोलर सिस्टम लोकल बबल के अंदर आया उस समय सिर्फ 2 ही सुपरनोवा का विस्फोट होना बाकी था। और जब वो सुपरनोवा हुए तो हमारी धरती से लगभग 300 मिलियन ईयर दूर थे, जिसकी वजह से बहुत कम हीट और डस्ट पार्टिकल हमारी धरती तक पहुंच पाए और इसी हीट और डस्ट ने हमारी धरती पर जीवन को बचाने का काम किया, क्योंकि आज से लगभग 2.5 मिलियन साल पहले हमारी धरती पर आइस एज आई थी, जिसकी वजह से सभी जीव खत्म हो रहे थे और हमारी धरती के चारों तरफ बर्फ की चादर लगातार फैल रही थी। और जब इन्हीं सुपरनोवा के विस्फोट से जो हीट निकली उसकी वजह से हमारी धरती पर तापमान बढ़ने लगा और सुपरनोवा के शॉक वेव से धरती पर ढेर सारे आयरन डस्ट आए और उन्होंने जीवन को फिर से पनपने में बहुत ज्यादा मदद की। यानी कि अगर आज हम जिंदा हैं तो इस लोकल बबल का सबसे बड़ा योगदान है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बबल वक्त के साथ धीरे धीरे फैलना कम कर देगा और ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और हमारा सोलर सिस्टम फिर से आजाद हो जाएगा। तो देखा आपने कि कैसे हमारे इंटरस्टेलर मीडियम में मौजूद गैस और पार्टिकल एकदम इंसानी दिमाग की तरह है। जैसे इंसान हर समस्या को देखकर एक प्लान बनाता है और फिर उसे सॉल्व करता है, वैसे ही हमारे इंटरस्टेलर मीडियम में मौजूद गैस और डस्ट भी समय के साथ नई नई योजनाएं बनाते हैं और तारों के जन्म से लेकर धरती को बचाने तक का काम करते हैं। तो इसी के साथ ये डॉक्यूमेंट्री यहीं पर कंप्लीट होती है। ये डॉक्यूमेंट्री आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद, मिलेंगे जल्दी ही।